दोस्तों, इंसान को जब आभास होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वह ज़िंदगी अब बिना जीवन साथी के ना चल पाएगी, तो वह शादी का फैसला तो लेता है, लेकिन वह जब लेता है या नहीं सोच पाता कि आगे हमारी ज़िंदगी में आने वाली जो पहाड़ है उसका सामना हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन होता कुछ जो है आज की घटना में इसी पर है। एक पत्नी होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से थर्रा सा जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हुए हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में ही महानगर पड़ता है कानपुर, और ठीक उसी में ही जाना माना एक बरौरा अब कस्बा पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 15 दिसंबर का ही। तो सुबह का लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो बरौरा थाने के थाना प्रभारी होते हैं संजय कुमार, अपने ही थाने में बैठे होते हैं। तो उसी वक्त जो था उनके सामने 2 आपराधिक होते हैं जो पूरी तरह से बवाल कर उसी थाने में अब रखे हुए होते हैं। तभी संजय कुमार इधर जो होते हैं खुन्नस खाए बैठ जाते हैं और दोनों अपराधियों के ऊपर जो होता है अपना डंडा लेकर अब टूट पड़ते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक अधेड़ व्यक्ति आता है और उसी के ऊपर संजय कुमार जो होता है अपनी निगाह घुमा देते हैं और सरासर निगाह से उसको लखना शुरू कर देते, पूछने लग जाते हैं कि बताइए आपका नाम क्या है, आपका आने का यहाँ कारण क्या है, आप हमसे चाहते क्या हैं, आपकी हम मदद है आज हम कैसे कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवाल जो होते हैं खुन्नसवत वहीं अब संजय कुमार जो होता है उस थोड़े बूढ़े बुजुर्ग से अब कर देते हैं। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह उसी समय संजय कुमार थाना प्रभारी के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है गोपी चंद और हम जो होता है आपके इसी ही अब बसहरा जाना माना एक गाँव पड़ता है वहीं के रहने वाले हैं। साहब हमारा एक भतीजा है जिसका नाम संजय है। साहब शाम के टाइम हमारा भतीजा जो था हमारे साथ तौ तरीके से बोलता है, बतियाता है और अपने दुखों को भी शेयर करता है, लेकिन ना जाने क्या हो जाता है कि आज सुबह जैसे ही अब 7 बजे के आसपास का टाइम होता है उसी वक्त हमारी भतीज बहू जो होती है अब इधर बड़ी तेज़ से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ साहब सुनते हैं, जाते हैं, देखते हैं हमारे भतीजे की बेरहम तरीके से मौत जो होता है एक चारपाई पर हो चुकी है। साहब हम नहीं समझ पाते कि हमारे भतीजे की जो मौत है वह साधारण है कि या तो हत्या है। आखिर हम भी काफ़ी उलझन में पड़े हुए हैं। यह बात वहाँ पर खड़े संजय कुमार जैसे सुनते हैं उसी वक्त गोपी चंद की बात को सुनकर चौंक सा जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि पूरा कारणवश हमें जानकारी दो कि आपको क्या लग रहा है कि आपके भतीजे संजय कुमार के साथ क्या कोई अनहोनी हो सकती है या अनहोनी कोई करने वाला व्यक्ति हो तो उसका नाम आप हमारे सामने बेधड़क लीजिए। यह बात गोपी चंद जब सुनते हैं कहने लग जाते हैं कि हाँ साहब, हमारे घर की जो भतीज बहू है इधर कंचन के ही घर जो होता है पड़ोस का रहने वाला एक मनीष होता है जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास होता है। इधर संजय के गैर मौजूदगी में जो होता है मनीष का अब कंचन के घर आना जाना होता है। इसी बात को लेकर कभी कभी अब कंचन और साथ में अब संजय के बीच झगड़े तक हुआ करते थे। हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि हमारे भतीजे अब इधर संजय की साधारण तरीके से मौत नहीं हुई बल्कि सूझी साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई गई है। हत्या करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मनीष और साथ में भतीज बहू हमारी यही कंचन हो सकती है। पुलिस की टीम यह बात जब सुनती है अपने दल बल टीम को लेती है और साथ में इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भी देते। थाना प्रभारी संजय कुमार अपने दल बल टीम को लेते हैं, जिप्सी में बैठाते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर जो होता है सीधा का सीधा अब बसहरा गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे पहुंचते देखते हैं कि मोहल्ले के लोगों का जमावड़ा जो होता है
अब इधर संजय के घर के सामने लग चुका होता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। थाना प्रभारी संजय कुमार जो होते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद इधर सीधा का सीधा घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जैसे ही अब घर के अंदर जाते हैं देखते हैं कि सही में संजय का जो डेड बॉडी होता है पूरी तरह से वहाँ मृत अवस्था में अब पड़ा होता है। इस सब नज़ारे को देखकर थाना प्रभारी संजय कुमार बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि बगल में एक महिला होती है दहाड़े मार कर तेज तलवार से अब रो रही होती है। पुलिस की टीम जो होती है उस महिला के बारे में अब जानकारी ले लेती है। पता चलता है इधर भतीजे संजय की अपनी पत्नी होती है कंचन। पुलिस की टीम जो होती घटना का विचार करती है। पता चलता है कि बगल में पड़ा हुआ एक रजाई होता है, जो रजाई अलग होता है और रजाई के ही नीचे जो होता है संजय का बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस की टीम जो होती है बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि संजय के शरीर पर ना कोई चोट होता है ना कोई मोच होता है। संजय का जो उम्र होता है देखने में यही लगभग अब 34 से 35 साल के आसपास लग ही रहा होता है। पुलिस की जो टीम होती है संजय के बॉडी का अपने हिसाब से अब निरीक्षण करती है, लेकिन वहीं पर ही कुछ पुलिसकर्मी होते हैं अब संजय की जेब की तलाशी लेते हैं तो उसमें कुछ जो होता है विषैले, कुछ जो होता है खैनी वाले सामान निकलते हैं और एक डायरी होता है और कुछ रुपए होते हैं। पुलिस की टीम डायरी को देखती है तो उसमें जो होता है संजय को कुछ अपने खास रिश्तेदारों के नंबर लिखे होते हैं, नाम पते लिखे होते हैं। पुलिस की टीम के हाथ जो होता है उस समय कुछ लग नहीं पाता है, लेकिन पुलिस की टीम घटनास्थल का तौर तरीके से अपने हिसाब से निरीक्षण करती है। और जब निरीक्षण करती है बगल में जो होता है संजय की पत्नी अब कंचन होती है, बेसुध हो जाती है रो रो कर। पुलिस की जो टीम होती है इसकी हालत को देखती है, उस मंजर को समझती है, कुछ घंटे इंतजार करती है और बॉडी को अपने हिसाब से वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही सरकारी जो कानपुर का जिला अस्पताल है लाला लाजपत में उसमें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है घटना का तौर तरीके से अब निरीक्षण भी कर लेती है, लेकिन शंका जो होता है वहीं पर खड़े गोपी चंद अपनी बहू के ऊपर गड़ाए हुए अब बैठे होते हैं। पुलिस की टीम की नज़र गोपी चंद के ऊपर पहुंच लेती है और कंचन के ऊपर भी पहुंचती है। पुलिस की टीम कंचन के चेहरे को देखती है, वह समझ जाती है कि बस करो। कंचन की जो अवस्था है रोने की वह पूरी तरह से दिखने में ही लग रहा घड़ियाली आंसू है। अब पुलिस की शंका तब यकीन में बदलने लग जाता जब पुलिस की टीम वहाँ खड़ी होती है और कंचन को सांत्वना देती, भरोसा दिलाती है। और कंचन थोड़ी देर बाद अपने अंदर जिज्ञासा को जगाती है, पुलिस की टीम के सामने खड़ी हो जाती, कहने लग जाती है कि बताइए क्या बात है साहब जी। और कंचन के सामने थाना प्रभारी संजय कुमार कहने लग जाते हैं कि आगे तुम्हारे पति का नाम तो संजय ही है। हाँ, यह बात कंचन हामी भर लेती है। तो पुलिस की टीम कहने लग जाती कि बताइए यह सब कैसे हो गया। तो कंचन होती कह देती कि साहब जी शाम का टाइम होता है, हमारे पति जो होती है पूरी तरह से नशे में बेसुध थे और घर आते हैं। हमारे बच्चों मौके पर अपने ननिहाल गए हुए हैं, घर में हम ही दोनों होते हैं। तो खाना पीना खाकर हम अपने पति को लेकर बरामदे में चले जाते हैं, लेकिन हमारे पति जो होते हैं अब हमसे दूरी जो होता है बनाने उसी वक्त शुरू कर देते हैं और जाकर दूसरे कमरे में सो जाते हैं। उस वक्त जाकर चारपाई पर सोते हैं, लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो उठते झाड़ू पोछा करते करते उनके चारपाई के जब पास पहुँचते हैं तो सोचते हैं कि अभी तक यह चारपाई पर जो होता है रजाई के अंदर क्यों गहरी नींद में लेटे हुए हैं। और उसी वक्त उनके रजाई को जब हटाते साहब पता चलता कि उनकी दिल की धड़कनें बंद हो चुकी है और हम चीखते हैं। और पड़ोसी भी आ जाते हैं और पड़ोसी जब आते साहब उनको हम पूरी बात बतला देते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हमारी पति की जो होता है मौत है यहाँ कैसे हो गई, लेकिन हमें शंका है कि हमारे पति की जो मौत है ना वह साधारण तरीके से हुआ है, क्योंकि हमारे पति एक तो नशेड़ी थे और गांजा बाजा का वह शौकीनी होते हैं और उन्हें यही लग रहा है उनकी जो मौत हुई है या हार्ट अटैक की वजह से हुई। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है कंचन के चेहरे को देखती है, समझती, भांपती है, लेकिन पुलिस के पास जो होता है कोई अहम ठोस ना होता, जिसकी वजह से पुलिस की टीम अपने थाने खाली हाथ लौट आती है। और पुलिस की टीम के साथ जो होता है गोपी चंद भी आते हैं और गोपी चंद की तहरीर पर अब शंका के बिना पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस की टीम के सामने अब संजय का ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है। अब पुलिस की टीम जब संजय के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को देखती चौंक जाती, करे संजय की जो मौत है वह तो साधारण मौत नहीं बल्कि संजय की मौत है सांस फूलने की वजह से हुई है। आखिर सारा का सारा शंका बिना टाइम गंवाए जो होता है कंचन के ऊपर चला जाता है। पुलिस की टीम जो होती है कंचन को अपने कस्टडी में लेती है और लेकिन जैसे ही कंचन से थाने में पूछताछ किया जाता है तो कंचन जो होती है बिना किसी सख्ती दबाव के अपने पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। अपने ही प्रेमी
मनीष का नाम ले लेती है। पुलिस की टीम घर जाती, मनीष के पता चलता मनीष तो होता नहीं है, लेकिन काफ़ी खोजबीन किया जाता है। 24 घंटे के अंदर जो होता है पुलिस का हथकंडे मनीष जब चढ़ता है, जब खबर लगता है खबरियों के द्वारा कि मनीष इस समय जो होता है अपने गांव के बाहर पंडित जी का एक टेबल है उसी पे जाकर छुपा हुआ है। पुलिस की टीम वहीं पहुंचती है और उस टेबल के जो छान होते हैं उसको घेर लेती है और कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंचती है। मनीष इधर कंचन को देखता बड़ी जल्दी जो होता अपना जुल्म में अब कबूल कर लेता है, लेकिन पुलिस के सामने दोनों जो सच्चाई बताते हैं इसे सुनने के बाद हर किसी का रूह और कलेजा भी हिलसा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना महानगर पड़ता है अब कानपुर, और ठीक उसी का ही एक पुकुराया जाना माना कस्बा पड़ता है। उसी कस्बे के रहने वाले राम गोपाल होते हैं। उनके परिवार में टोटल 5 बेटे होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है, अब जिसमें 3 बेटियां और 2 ही बेटा होते हैं, लेकिन उनकी सबसे छोटी बेटी होती है कंचन। अब उनके घर में अब बच्चे होने की वजह से अब राम गोपाल जो होते हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करते हैं, लेकिन उनका अपना एक पेशा होता है कि अपने ही कस्बे में जो होता है लकड़ी की टाल की एक दुकान होती है, उसी से उनकी कमाई हो जाती है। अब जिसकी वजह से अपने परिवार का पूरा खर्चा बर्चा भी चला पाते थे। तो उस तरीके से शादी भी दोनों बेटियों का कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कंचन की अवस्था को देखते उनको बड़ी चिंता होने लग जाती कि हमारी बेटी कंचन तो अब शादी के डेट पर पहुँच चुकी है और साथ में उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वो फैसला लेते हैं और अपनी बेटी कंचन के लिए अब लड़के की तलाशी करते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, साल दर साल गुजर जाते हैं, लेकिन कंचन के हिसाब से कोई लड़का मिल नहीं पाता, क्योंकि कंचन थी काफ़ी खूबसूरत, थोड़ी तेज तर्रार भी होती है। लेकिन इधर जो था राम गोपाल के एक अपने दोस्त होते हैं, अब उन्हीं के द्वारा इधर पता चल जाता कि ठीक जो होता है जो बसरहा गांव है उसी गांव का रहने वाला संजय है। और खबर लगने के बाद राम गोपाल जो होता है संजय के परिवार से संपर्क करते हैं, बात करते हैं। संजय जैसे ही कंचन का फोटो देखता है तो कंचन को पसंद कर लेता है और दोनों एक दूसरे को देख रेख करते हैं। और कंचन जो होता है उसी वक्त संजय को देखकर हामी भरती है और दोनों शादी का फैसला के तहत एक बंधन में बंध जाते हैं और कंचन अपने ही ससुराल बसहावा गाँव आ जाती है और तौर तरीके से रहती है। संजय का जो परिवार होता है काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उसके अपने चाचा भी होते हैं, इधर खुद गोपी चंद, और साथ में उसकी अपनी चाची भी होती है, लक्ष्मी होती हैं, और परिवार में एक सहयोगी होता है, उसका अपना भाई भी होता है, रामचंद्र भी होता है, जो उस घर में रहा करते थे। सामूहिक परिवार होने की वजह से कुछ महीने बाद इधर कंचन को आभास हो जाता कि इस परिवार में रहकर हम तो खुली वाली ज़िंदगी ना जी पाएंगे। लेकिन इधर संजय जो होता अपनी पत्नी को कैसे मना दना कर तो रखता है, लेकिन जब कुछ महीने का वक्त बीतता तो अपनी चचेरी जो सास होती है लक्ष्मी से अब कंचन का बनता नहीं है, बनने ना वजह से झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं। तो इधर कंचन की अपनी जो चचेरी सास होती है लक्ष्मी अपने पति गोपी चंद को लेती है और पड़ोस में जाती अपने पैतृक मकान में अब रहने लग जाती है। अब इधर जो होता है घर में सिर्फ रामचंद्र रह जाता है, जो संजय का अपना भाई होता है। अब रामचंद्र जो होता है अपनी पत्नी को उस समय समझाता बुझा, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है कहने लग जाती है कि ना हम इस घर में कतई रहना नहीं चाहते, जिसकी वजह से रामचंद्र और उसकी पत्नी के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं और रामचंद्र अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है और कहीं बाहर हरिद्वार में जाकर बस जाता है और वहीं साधु का भेष धारण कर लेता है। लेकिन इधर रामचंद्र की जो पत्नी होती है एक बीमारी से जूझ पड़ती है, वह मौत की नींद में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाती है और कंचन अपने पति के साथ खुले माहौल में अब वहीं रमधम जाती है। लेकिन काफ़ी साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन कंचन का जो गोद होता है हमेशा हमेशा के लिए अब सूना हुआ दिखाई पड़ जाता है, जिसकी वजह से कंचन को वहाँ काफ़ी लोगों का तानों का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए कंचन काफ़ी तांत्रिकों के पास जाती, डॉक्टर के पास जाती है और बड़ी जल्दी उसका जो मेहनत होता है वह रंग भी लाता है और कंचन 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। समय के हिसाब से बच्चों को दाखिला जो होता है कंचन जाके वहीं एक स्कूल में करवा देती है। अब इधर संजय जो होता है सुबह के टाइम खेत में जाता और शाम के टाइम ही लौट पाता था और कंचन दिन भर अकेली रहती थी और दिन तो कैसे न तैसे गुजारती, लेकिन शाम जब होता तो उसके मन में एक कड़ोज मचता, क्योंकि शाम के टाइम पति जब लौटता चारपाई पर खर्राटे भरते हुए देखकर कंचन के मन और उछाल मारती। वह सोचती काश ऐसा मर्द मिल जाए जो हमारी सारी हर्षतों को एक पल में मिटा दे। और इसी बस जिज्ञासा लेकर अब कंचन उम्मीद लगाए बैठ जाती है। तभी पड़ोस का रहने वाला मनीष के ऊपर नज़र पड़ जाता है, जिसकी उम्र लगभग कंचन से 6 साल ही छोटा होता है। और जब निगाह पड़ता है तो मनीष के ऊपर जोता खुद कंचन जाके अब डोरे डालना शुरू कर देती है। और जब भी मनीष अपने भाभी के घर आता है तो इधर मनीष के सामने कंचन जो होती ऐसी ऐसी अवस्था दिखलाती, जिसकी वजह से मनीष समझ जाता है
ताकि भाभी की चाहत अब कहाँ तक है। और मनीष जो होता आता जब भी घर में पहुँचता, पहुँचने के बाद जो होता है और घर में अपनी भाभी की खूबसूरती का तारीफों का पुल बांध देता। यही सब देखकर कंचन को अच्छा लग जाता है। एक दिन तो होता कुछ ऐसा, दोपहर का टाइम होता है, संजय तो खेत में चला ही जाता है, लेकिन दोपहर के टाइम में मनीष जो होता भाई नाम का आवाज़ लगाता अंदर जाता है और इधर कमरे में घुसता है तो देखता है कंचन जो होती नहा धोकर बाहर निकलती है और बिन कपड़े को देखकर वही मनीष पूरी तरह से पागल सोच। लेकिन उधर कंचन की नज़र मनीष को पहुंच जाता है तो वहीं अब कंचन मनीष को ऐसी बात कर जिसकी वजह से दोनों के बीच वहीं बेडरूम में संबंध बन जाता है। और पहली बार नवजीवन का आभास जो होता है जब मनीष को लगता है तो उसी दिन से अपनी भाभी के मिलने के पीछे ऐसा दीवाना हो पड़ता है कि जैसे ही पता चलता संजय है नहीं तो गैर मजबूर का फायदा उठा और रिश्तों को अंजाम देता है। यह सिलसिला चलने लग जाता है और चलते चलते कई महीनों का वक्त बीत जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए पागल सा हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है इनके प्रेम संबंध के चर्चे पूरे मोहल्ले में पड़ जाते हैं और इसकी खबर जाकर गोपी चंद को लगता है तो इधर अपने भतीजे संजय को सारी बात बता देता है। लेकिन संजय जो होता है पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए अपनी पत्नी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। और तभी एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है तो खेत में ही रहता है और बिन बताए अपने घर पहुंच जाता है। अंदर जाता है, दरवाज़ा देखता खुला हुआ है, बेडरूम में जाता अपने ही पड़ोस के रहने वाले मनीष को और अपनी पत्नी को एक ही अवस्था में बिन कपड़े को पाता वहीं थर्रा जाता है और अपनी पत्नी का पिटाई करता है और उसी दिन से जो होता दोनों पर पाबंदी लगा देता है। लेकिन चोरी छुपे अब इधर जाकर कंचन और मनीष का मिलना जुलना हो जाता है। लेकिन दोबारा इसकी जब खबर होता है अब जाकर फिर गोपी चंद को लगता है, फिर अपने भतीजे को सतर्क कर देते हैं और भतीजा जो होता है संजय अब अपनी पीती के साथ जो होता है आए दिन झगड़े तगड़ा करता और यहाँ तक कि शराब का आदी हो जाता है और नशेड़ी बन जाता पूरी तरह से। जब भी घर पहुँचता नशे में पहुँचता और पहुँचने के बाद अपनी पत्नी का पिटाई किया करता था। लेकिन इधर जो होता है अब मनीष के साथ मिलकर कंचन एक बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेती हैं। दोनों साथ निभाने तक का वादा करते हैं और उसी वक्त रास्ते में बन रहे अड़ंगा अपने पति संजय को हटाने का फैसला तक ले लेती हैं। और तभी ठीक जो होता है उनका एक ऐसा समय भी सामने आ भी जाता है और तभी जैसे ही अब 15 दिसंबर का ही शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त संजय को गांव में ही प्रधान के यहाँ एक कीर्तन में न्योता मिला होता है और प्रधान के यहाँ मौके पर अब वहाँ पर संजय चला जाता कीर्तन करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होती है पूरी तरह से कंचन खुला हो जाती है, सोच लेती है कि आज तो पूरी रात पड़ी हुई है क्योंकि प्रधान के गए तो सुबह ही लौटेंगे। और कंचन उसी वक्त फ़ोन कर देती है अपने आशिक मनीष के पास और पहुंचता है एक कमरे में जाता फिर रिश्ते को खुले माहौल में अंजाम देना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता संजय का मन अब कीर्तन में नहीं लगता है और वह खड़ा हो जाता निकलने लग जाता है। उसके जो चाचा होते गोपी चंद आ जाते हैं और रास्ते भर उनसे बात करते करते ना जाने कब अपने कमरे पर पहुंच जाता है और जैसे पहुंचता देखता उसका जो कुंडी है मेन तो खुला हुआ है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है और कुंडी के अंदर जैसे ही अपनी हाथ लगाता है तुरंत दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और खुलने के बाद जो नज़ारा देखता है वहीं हिल्स आ जाता है। अपनी पत्नी को वहीं खारी खरी खोटी सुनाता है। लेकिन मनीष भी होता है और मनीष को इधर कंचन इशारा मार देती कि मौका अच्छा है और दोनों एकाएक जाकर संजय के ऊपर टूट पड़ते हैं, वहीं गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। फिर बॉडी को वहीं कम्बल में लपेटते हैं और लपेटने के बाद इधर दोनों सोचने लग जाते कि अब तो हम बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। सोचते हैं बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। लेकिन मनीष को आभास हो जाता कि अभी गांव में कीर्तन हो रहा है, लोगों को आना जाना है, अगर बॉडी को ठिकाने लगाएंगे तो जल्द जल्द हम नज़र में चढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उसी वक्त फैसला अब बदल देती है और इधर मनीष को वहाँ से भगा देती है और कंचन अपनी पत्नी वाला चिड़िया चरित्र अब अपनाना शुरू कर देती है। और 8 बजे का जब टाइम होता है तो दहाड़े मार कर चिल्लाती है। लेकिन गोपी चंद जब सुनते आते हैं उनके मन में शंका पहले से होता है कि उनको सच्चाई अब पता होता है कि मनीष और कंचन के बीच कैसा रिश्ता है। इस मामले को लेकर वह उसी समय थाने में जाते हैं और थाना प्रभारी संजय कुमार के सामने रख देते। सारा मामला एक ही पल में इधर घंटों के अंदर उजागर हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है इसे सुनने के बाद वहाँ के लोग जो खड़े होते हैं उनका भी कलेजा हिल आ जाता है। पुलिस की टीम इधर कंचन और मनीष को अपनी कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में ही दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे अब डाल देती है। लेकिन इधर कंचन की एक गलती की वजह से उसके 2 बच्चे होते हमेशा हमेशा के लिए बिन माँ और पिता की ज़िंदगी जीने के लिए विवश हो जाते हैं। और माँ के बगैर ज़िंदगी जीकर उनके ऊपर क्या बीतेगी कोई कल्पना तक नहीं कर पाएगा। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है
किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें और साथ में एक बार सपोर्ट जरूर करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।